सो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, कीड़े मकोड़े वाली है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैं डिजिटल प्रमोशन भी कह सकता हूँ और इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकता हूँ, सब कुछ सेम वर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सारे मिथ है लोगों के, मैं आपको सारे एक एक करके मिथ बताता हूँ। यह डिजिटल मार्केटिंग हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। ओवरऑल इसमें जो हमने 36 मॉड्यूल्स रखे हैं ना, वो सारे 36 मॉड्यूल्स जो है वो एक तरह से डिजिटल प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, सिंपल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास एक ब्रांड होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऑफलाइन मार्केटिंग से कनेक्ट करके आपको दिखाऊं तो ऑफलाइन मार्केटिंग समहाउ काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि दोनों वर्ड में मार्केटिंग तो आ रहा है, ऑडियंस भी वही है, माइंडसेट भी वही है, बट अब ऑडियंस चली गई है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन किस किस मीडियम पे घूम रही है, कहां कहां क्या चीज देखती है, उस बिहेवियर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले के टाइम पे हमारा चला करता था ऑफलाइन मार्केटिंग, बट आजकल चलता है डिजिटल यानी ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर मैं इंडियन सर्वे के हिसाब से बताऊं तो अभी भी बहुत कम कंपनीज है जो डिजिटल में एक्टिव है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ यही है कि काफी लोगों को या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो एक्चुअली डिजिटल को एक मैजिक मान के चलते हैं कि डिजिटल में कोई मैजिक होगा और हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट अगर आप इसको ऑफलाइन से कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको एक चीज जरूर समझ आएगी, वो क्या है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में भी लोगों को ब्रांड बनाने में सालों लग जाते थे, है ना। मार्केटिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी थी। ऑफलाइन मार्केटिंग में हमारे पास बहुत माइनस पॉइंट थे जो कि डिजिटल में नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कि मैं किसी कंपनी को क्यों कन्विंस करूं या वो कंपनी क्यों मेरे से कन्विंस हो कि डिजिटल मार्केटिंग में मूव होना चाहिए? ठीक है, से लेके बड़े तक जो भी है तो फोन को चलाते हैं, लेकिन हाँ ऑफलाइन में उसका एक बार इंटरेस्ट है ही नहीं उसको, और इसको इंटरेस्ट है ऑनलाइन तो खुद दिखा सकता है। बिल्कुल। तो डिजिटल में मतलब मैं अगर किसी कंपनी को कन्विंस करूं, अगर वो ऑफलाइन मार्केटिंग में भी सक्सेस है लेकिन मेरे को उसको ऑनलाइन मार्केटिंग में लाना है, तो आई शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए जिसकी वजह से मैं उसको ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। वो कौन से पॉइंट होंगे? सबसे पहला पॉइंट है वी कैन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक। सबसे मेन पॉइंट, हम किसी भी डेटा का रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। जितना भी मेरी वेबसाइट पे डेटा आता है या जितना भी मेरे ब्रांड पे मेरी सर्विसेज पे डेटा आ रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड ट्रैक कर सकता हूँ। ऑफलाइन में ये रिकॉर्ड ट्रैक बहुत मुश्किल था, है ना। रिकॉर्ड ट्रैक करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप उनको अगेन मार्केट कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक और एक तरह से क्रीम ऑडियंस होगी। बट ऑफलाइन में हमारे पास ये रिकॉर्ड ट्रैक नहीं था। इन केस अगर आप 3 एडवर्टीजमेंट यानी 3 चैनल पे टीवी एड्स पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो आप ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि किस चैनल से मुझे सबसे ज्यादा कॉल फ्लो या सबसे ज्यादा सेल्स इंपैक्ट कर रही है। आप तीनों चैनल पे मार्केटिंग का बजट लगाते थे और तीनों के तीनों चैनल पे ही आपको रिस्पॉन्स रेट आता था, बट कम ज्यादा रिस्पॉन्स रेट। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ए और बी में से बेटर कौन सा है, तब तक तो आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। हो सकता है मैं अपना मार्केटिंग बजट बी से निकाल के ए में डालना चाहूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास दोनों का पहले एनालिसिस तो होना चाहिए। ऑफलाइन में हमारे पास कभी था ही नहीं, ऑनलाइन में एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन हमारे पास एक एक चीज का डेटा है। दूसरा है एनीवन कैन एंगेज विद डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड ऑन एनीवन। एनीवन कैन एंगेज विद डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड ऑन एनीवन। देखिए, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करके चलूं या पैम्पलेट की बात करके चलूं, तो हर कंपनी न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स में एक्टिव हो जाती थी। बट इफ यू टॉक अबाउट द टीवी एड्स, रेडियो एड्स, तो कंपनी को एक लेवल चाहिए होता था, फाइनेंशियल फंड्स बहुत आगे चाहिए होता था,
इसका मतलब मुझे पता है कि मैं टीवी एड दूंगा तो हो सकता है मुझे रिस्पॉन्स रेट आए, लेकिन मैं टीवी एड देने के लिए लायक कब बनूंगा? हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 15, हो सकता है बनूं ही ना, क्योंकि टीवी एड देने वाली कंपनी मात्र 2% भी नहीं होगी ना। आउट ऑफ 98% कंपनी 1 या 2% कंपनी एक्टिव होगी टीवी एड्स में। एरियल है, सर्फ है, बड़ी बड़ी कंपनी एक्टिव है। बट अगर आप देखेंगे तो अब लोकल कोई कंपनी चाहे वो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, वो भी टीवी एड्स में आने से डरती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर कंपनी के लिए वो मार्केटिंग चैनल एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो उनके लेवल पे नहीं आ पा, है ना। एनीवन कैन एंगेज विद डिजिटल मार्केटिंग, डिपेंड ऑन एनी बजट। कोई भी छोटी कंपनी जो स्टार्टअप है या कोई भी बड़ी कंपनी, वो डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव हो सकती है, डिपेंड ऑन देयर बजट। डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं कहता कि आप जो है मेरे पास लाखों रुपए लेके आओ तभी मैं आपकी एक विजिबिलिटी करूंगा। वो कहता है यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम बजट एंड मैं उस लेवल की विजिबिलिटी करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ऑडियंस भी है आपके मतलब के लिए, और स्पेसिफिक मेरे पास डेटा भी है, और एक आपको प्रमोट करने के लिए मेरे पास मल्टीपल चैनल्स भी है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये बात होती है। अब हमें सबसे पहले क्या नीड होती है, हमें एक ब्रांड बनाना होता है। ब्रांड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन एक डोमेन चाहिए। डोमेन, डोमेन आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी पहचान होती है इंटरनेट वर्ल्ड में। अब इसको ना आप साथ के साथ ना ऑफलाइन से भी कनेक्ट करके देखते रहना। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग में मेरे को एक नाम चाहिए होता था, बिना नाम के आप कोई एजेंसी कोई कंपनी ओपन नहीं करते थे। डोमेन भी ऑनलाइन मेरा एक नाम है। ठीक है, ये डोमेन जो है ये रजिस्ट्रार के थ्रू लिया जाता है। रजिस्ट्रार जैसे गोडैडी, बिगरू, दीज वाला रजिस्ट्रार जो आपकी हेल्प करते हैं रजिस्ट्री करने में। बट जो डोमेन होल्डर है, यानी एक मैं अगर बोलूं कि एक बॉडी है, जैसे आपकी ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी, ये एक आपकी बॉडी होगी, है ना, रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे भी डोमेन के लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, दैट इज ICANN, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ये कैलिफोर्निया से बनाई जाती है, सन 1998 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है। गोडैडी, बिगरोक या मैं ऐसा एसटीएल, हम सारे आप कह सकते हैं कि हम सारे रजिस्ट्रार हैं। रजिस्ट्रार मतलब हम सारे इसके डोमेन के रीसेलर्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, यानी हम उस डोमेन में मार्जिन पे गेम खेलते हैं। ठीक है, बट टेक केयर करने वाले बैकएंड में ये है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा नहीं कमाती। आईसीएन का एक बहुत मिनिमम चार्ज हो सकता है वो 11 रुपए हो डोमेन का, या 10 रुपए हो, या 8 रुपए। ठीक है, जब भी आप डोमेन खरीदते हो तो वहां पे एक आईसीएनएन चार्ज लिख के आता है, बहुत छोटा सा, अगली बार जो नोटिस जरूर करना। ठीक है, इसका मतलब आईसीएनएन भी अपना एक चार्ज लेता है, वो सिर्फ अपना एक मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है, इसलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला। ठीक है, बाकी जो है आपके रीसेलर्स के या सबके मार्जिन रेट होते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। तो डोमेन आपको परचेज करना होता है। डोमेन के हमारे एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब उसका, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी। जैसे डोमेन का एक नाम होता है यूनिक abc.com, ये .com उसका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंड कराना मतलब जैसे मेरा सरनेम हो गया, है ना, मेरे सरनेम से पता लग रहा है कि मैं पंजाबी हूँ, आपके सरनेम से पता लग रहा है कि आप शर्मा हैं, जो भी है। ठीक है, ऐसे ही डोमेन का एक्सटेंशन होता है। तो सबसे पहले माइंडसेट बनाया गया था कि कोई भी बिजनेस जब ऑनलाइन आता है तो वो एज ए कमर्शियल यूज के लिए आ रहा है। कमर्शियल यूज के लिए मतलब वो बिजनेस करने आ रहा है, तो इसलिए इसको .com रखा गया, शॉर्ट फॉर्म कमर्शियल। लेकिन अभी क्या हुआ कि दो तरीके के बिजनेस थे, दो अलग अलग नेचर के बिजनेस थे, बट दोनों का नाम सेम था, एसटीएल और एसटीएल। अब उसने कहा मुझे भी एसटीएल चाहिए, मुझे भी एसटीएल चाहिए। एसटीएल तो एक ही हो सकता है ऑनलाइन, है ना। या तो आप एक काम करो, आप एसटीएल लॉजिस्टिक्स ले लो, आप एसटीएल फार्मा ले लो। तो इसी के लिए आपके एक्सटेंशन को बदला गया। तो .com के बाद दूसरे एक्सटेंशन है कंट्री वाइज, कि अगर आप इंडिया में हैं और जो .com लेके बैठा है एसटीएल, हो सकता है वो दुबई में, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, आप एसटीएल .in ले लो। तो फिर एक्सटेंशन की पहचान और आइडेंटिटी बनाई गई कंट्री वाइज, नाम लग गया। तो एसटीएल .in अलग हो सकता है, मतलब यहाँ का नाम नहीं, देखिए अंकित शर्मा और अंकित वर्मा दो अलग अलग नाम हो सकता है, अंकित दोनों में सेम है, बट वर्मा और शर्मा से उनकी पहचान बदल जाएगी। ऐसे ही हमारे डोमेन के एक्सटेंशन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन पहले .com आया था, उसके बाद कैटेगरीज वाइज भी आ गया और कंट्री वाइज भी आ गया। कंट्री वाइज .in, .us, .uae, अरब एमिरेट्स, ऐसे आ गए। फिर हमारे कैटेगरीज वाइज भी आ गए, .organization, .org, .edu, है ना, .net, .education, ऐसे बहुत सारे आ गए हमारे पास। अब फिर उसके बाद कैटेगरीज की सब कैटेगरी भी आ गई, जैसे .education के अंदर .training भी आ गया, पता आपको, .training भी है और .institute भी है ना, .shoes भी है, शूज, जूता। तो बहुत ज्यादा डिफाइन कर देंगे। रीजन क्योंकि हजारों कंपनीज आ गई, सबको जरूरत थी। अब दो
बिजनेस नेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उनको बोला आप सब कैटेगरी में चले जाओ। बिल्कुल, जैसे वोडाफोन की सीरीज आई तो सीरीज फुल हो गई तो उन्होंने 88 की जगह 78 कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। तो ऐसे ही हमारे डोमेन के ये कंसेप्ट आ गए। अब डोमेन परचेज करने के बाद ये डोमेन जो होता है फ्री डॉट कॉम जो है वो 499 से स्टार्ट होता है, 1000 रुपीज तक आराम से चला जाता है। तो मैं 499 और 1000 का क्यों कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिए कुछ कंपनी जो है जो बहुत बड़े बिजनेस कर रही है, वो फंड भी लगाती है, पैसा भी लगाती है, फर्स्ट ईयर आपसे नॉन प्रॉफिट के नाम पे, मतलब आपसे पैसा ज्यादा लेती नहीं है, उसके बाद आपसे जो है एक तरह से फर्स्ट ईयर आपको नॉन प्रॉफिट पे दे देती है, यानी बिना पैसे के आपको दे देती है, बिना मार्जिन के कह सकते हो आप। तो 499 से आप स्टार्ट कर देते, बिग ग्रो गोडैडी जैसी बड़ी कंपनी है जो एक्चुअली जो है आपको पहले टाइम का ऑफर दे देती है, ताकि आप लोग जो है डोमेन खरीद लो, ताकि नेक्स्ट ईयर रिन्यू करोगे तो मेरे पास ही रहोगे। और कुछ कंपनी बिना मार्जिन के 899 या 1000 रुपीज का भी देती है। तो डॉट कॉम डोमेन आपका इतने का आता है, डॉट इन 299 399 का आपका आराम से आ जाता है। एक डोमेन होते हैं प्रीमियम डोमेन, ये तो हो गए नॉर्मल डोमेन। प्रीमियम डोमेन जिनका नाम जो है वो यूनिक हो गया, जैसे मैं अगर कोई वोडाफोन के नंबर की बात करूं, तो नंबर तो दोनों ही सेम है, काम दोनों ने ही सेम करना है, बट वो 9810101010 हो गया, तो वो फेमस हो गया। या हो सकता है कि वो नंबर जो है ऑलरेडी पहले ही एक बिग बाजार यूज कर चुका हूं और मैं उसको ले लूं, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट ही लाखों का कॉल फ्लो पहले ही आ गया है ना, तो बस वो हो गया। यानी अगर किसी कंपनी ने डोमेन ले लिया हो और उसने डोमेन छोड़ दिया हो, तो उस डोमेन की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। वो मार्केट वैल्यू इंटरनेट वर्ड में उसको डीए बोला जाता है, डोमेन अथॉरिटी, डीए, डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, हर चीज को कैलकुलेट, जैसे मैं मार्केट की बात करूं ऑफलाइन की, तो एक ब्रांड वैल्यू होती है हर कंपनी की, ऐसे ही ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी होती है जो आपको आउट ऑफ 100 मिलती है। तो स्टार्टिंग तो डेफिनेटली जीरो से ही होगी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, जैसे जैसे आपको इंटरनेट में फेमस होता रहता है, ट्रैफिक आता रहता है, उसके हिसाब से आपकी डीए बढ़ती रहती है। और डीए बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको सर्च इंजन ट्रैक कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी रैंकिंग को अप कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की विजिबिलिटी में ज्यादा लगा रहे हैं। ये हो गया डोमेन। ठीक है, प्रीमियम डोमेन है, उनका कोई प्राइस नहीं होता, 10 लाख के भी होते हैं, वो लोग खरीदते भी हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी कंपनी थी रूपर डॉट कॉम, उस कंपनी ने एज अ फ्रीलांसर काम बहुत बड़े लेवल पे किया। अब रूपर डॉट कॉम की बिडिंग लगी $10,000 की, क्योंकि वो डोमेन सेल हो गया, मतलब किसी ब्रोकर ने खरीदा होगा या जो भी उन्होंने लगा रखा होगा ब्रोकिंग पे कि हम तभी इसकी ओनरशिप देंगे तब ये कोई पे करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रीमियम डोमेन होते हैं। डोमेन के बाद मेरा दूसरा स्टेप होता है सर्वर। सर्वर यानी जहां पे मैं इंटरनेट वर्ड में स्पेस ले रहा हूँ। सर्वर सिंपल सा हो गया, आपका इंटरनेट वर्ड में स्पेस हो गया। सर्वर एक बड़े बड़े सर्वर सेटअप होते हैं, हर कंट्री के, हर सिटी के, स्टेट के अपने सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सर्वर वही है जहां पे मान के चलिए जो आपको इंटरनेट देते हैं एक तरह से, बट आपके घर के इंटरनेट तो पहुंचा दिया, स्पीड तो पहुंचा दी, बट आप इंटरनेट में यूज क्या करेंगे? तो इंटरनेट में डेटा होगा तो यूज करेंगे ना, तो डेटा कौन भरेगा? डेटा आप लोग ही भरोगे। तो आपने बोल दिया मेरी वेबसाइट यहाँ रखो, और पब्लिकली अपने अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से सारे मेरी वेबसाइट को कॉल करेंगे, तो इसका मतलब मेरे बारे में पता लगेगा। एक तरह से आपका ऑनलाइन शोरूम तैयार हो रहा है। तो ऑनलाइन शोरूम के लिए मेरे को एक पहचान चाहिए, नाम जो डोमेन है, एक सर्वर चाहिए जहां पे मैं स्पेस लूंगा, अपनी वेबसाइट को होस्ट करूंगा। तो सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जिसको हम लोग होस्टिंग का नाम देते हैं, कि मैंने वेबसाइट पे होस्ट कर दी है, मतलब अपनी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट कर दी है। तो ये सर्वर पे हमें रेंट पे स्पेस मिलता है। ये सर्वर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मैनेज करती है, तो उनपे हमें स्पेस देती है, और उस स्पेस के बाद हम अपनी वेबसाइट तैयार करते, उस वेबसाइट को तैयार करके हम लोग उस सर्वर पे रख देते। जैसे एज इट इज हम रखेंगे इस सर्वर पे वेबसाइट, और ये सर्वर जो है कनेक्ट होता है हमारे डोमेन से, ताकि अगर कोई हमारे डोमेन को कॉल कराए अपने किसी भी सिस्टम ए से, तो जो मेरे सर्वर पे फाइल्स पड़ी है वो इसके लैपटॉप पे चले। सिंपल। और इसके लैपटॉप में हमने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसको हमने ब्राउजर बोला, क्रोम, मोजिला। इस ब्राउजर से वो अपने लैपटॉप से ऑनलाइन वर्ड में एंटर कर सकता है। सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन वर्ड में एंटर करने का मौका देता है, जिसमें हम उसको बताते हैं ऑनलाइन वर्ड में जाने वाले www.worldwideweb में ले जाओ हमें, abc.com मेरे सामने प्रेजेंट की जाए। तो abc.com अगर लाइव होगी इंटरनेट वर्ड में, कहीं आइडेंटिटी होगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, नहीं तो दिखा देगा पेज नॉट फाउंड, वेबसाइट नॉट फाउंड, डोमेन नॉट फाउंड। यानी इसने इस नाम से लिया ही नहीं। आप अगर मार्केट में, किसी मार्केट में आपने अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जगह ली हुई है और वो ढूंढने आएगा अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक, तभी तो मिलेगा। अगर वो अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक उस मार्केट में है ही नहीं, तो कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं। सिंपल ये इंटरनेट वर्ड है, पूरे वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट को कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्वर। सर्वर हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसको हम बहुत डीप में समझेंगे
कि सर्वर होता क्या है। ठीक है, सर्वर का मतलब शेयर्ड सर्वर भी होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर भी होते हैं, क्राउड सर्वर भी होते हैं, डिपेंड वेबसाइट की स्पीड और वेबसाइट का स्पेस पे। कि आप ई कॉमर्स चला रहे हैं तो आपके पास लाखों का ट्रैफिक आएगा। देखिए सर्वर की जो कैलकुलेशन होती है ना, प्राइसिंग की कैलकुलेशन, वो सिंपल दो चीजों से होती है। एक सर्वर पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी बात वो ट्रैफिक कितनी देर रुका है, सिंपल। क्योंकि देखिए सर्वर एक इंसान की तरह, सर्वर का मतलब नाम ही ऐसा रखे कि सर्व करना। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा और सर्व करेगा। आप abc.com को हजारों जगह से कॉल कराया जाएगा, जैसे amazon.in है, तो एक साथ पूरे वर्ल्ड में कितने लोग खोल रहे होंगे। तो इसका मतलब वो सर्वर हीटअप होगा, गर्म होगा, वो 5,000 लोगों की रिक्वेस्ट सुनेगा और करेगा। कोई कहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉनिक वाला पेज खोल के दो अमेजोन का, कोई कहेगा मेरे को दूसरा पेज खोल के दो। तो सर्वर भी तो हीटअप हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो सर्वर जितना हैवी होगा, मल्टीटास्किंग, जैसे आपकी लैपटॉप की मल्टीटास्किंग है, रैम हैवी करनी पड़ती है, सीपीयू हैवी करना पड़ता है, ऐसे सर्वर की भी रैम और सीपीयू होता है। सर्वर कुछ नहीं, एक मास्टर कंप्यूटर बनाओ, सिंपल है ना। बस इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो सर्व करेगी। तो दिस इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम हैवी करना होता है। देखो आज की डेट में मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे 10 वॉक इन आ रहे हैं, तो मैं अगर 2 या 3 टीम रख के करूंगा तो मैनेज कर लूंगा। बट मान के चलिए कल को मेरे को 500 एडमिशन आते हैं, तो मेरे को भी तो अपना स्पेस और मैन पावर दोनों बढ़ानी पड़ेगी। मेरा काम ही नहीं होगा इसके बिना। नहीं तो फिर क्या होगा, एडमिशन ही नहीं होंगे या प्रोजेक्ट जो है चले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सही से सर्विस नहीं दे पा रहा। सिंपल सी बात है, यानी मेरी सर्विस स्लो है। तो अगर इसमें ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और सर्वर स्लो है, तो वो कितना झेल पाएगा ट्रैफिक। वो कहीं ना कहीं तो स्लो होगा, थकेगा, नहीं करेगा। तो सर्वर कैपेबल नहीं है, तो हमें पता लग जाता है जब ट्रैफिक आता है, तो पता लग जाता है कि सर्वर को हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो स्पेस और स्पीड बढ़ाई जाती है सर्वर की, सिंपल। ठीक है, तो सर्वर पहले शेयर लिया जाता है। शेयर यानी मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो आप छोटी सी मार्केट में एक शेयर लोगे, जैसे जैसे बढ़ेगा आपको पर्सनल कैबिन चाहिए, फिर पर्सनल ऑफिस चाहिए और फिर पर्सनल कोठी चाहिए। सेम वही है, सारी कैलकुलेशन ऑफलाइन से निकली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वर। ठीक है, तो डोमेन और सर्वर ये हमें रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू वर्ड में एंट्री करने के लिए। और फिर हम एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं। वो वेबसाइट हम लोग दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। पीएचपी के थ्रू, कोडिंग आपने सुनी होगी, एचटीएमएल वगैरह, सीएसएस वगैरह। ठीक है, और एक हम सीएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस यूज करते हैं। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आजकल के टाइम पे ज्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस पे, मैजेंटो पे, शॉपिफाई पे, इन पे बनती है। दो तरीके के होते हैं, मार्केट में डिमांड के उस पर डिपेंड करता है। देखो क्या होता है हमारी सर्विसेज में या सर्विस के मामले में, टाइम की वैल्यू है ना। प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, सर्विस में टाइम की वैल्यू होगी। मेरा आप 8 घंटे यूज करोगे, मैं उससे दिन का पैसा लूंगा। आपके 8 घंटे की भी वैल्यू है, जो कंपनी आपको पे कर रही है सैलरी, वो 8 घंटे की वैल्यू की कर रही है। सेम ये कैलकुलेशन है कि अगर मैं पीएचपी पे वेबसाइट बनाऊंगा तो मुझे उस वेबसाइट को पूरा कोड करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो मैं उस पर कोड करूंगा तो मुझे 15 दिन का टाइम लगेगा। अब वही चीज मैं अगर 5 दिन में बना दूंगा तो वेबसाइट का प्राइस 1/3 हो गया। पॉइंट समझिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन वही वाली हो गई कि आप एक बार वर्डप्रेस की थीम खरीद लो। अगर आपने थीम भी नहीं खरीदनी, आपको नॉलेज है तो फ्री में भी आप दिमाग लगा के कर सकते हो। तो वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी आई, उसने बोला कि आपको रोज रोज तो वेबसाइट बनानी है, हजारों लोगों ने वेबसाइट बनानी है। प्रॉपर्टी वाले अपनी वेबसाइट पीएचपी में बना रहे हैं, एक दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी वाला बैठा है, यूएस में बैठा है, तो दोनों अलग अलग दिमाग क्यों लगा रहे हो। मेरे से आप प्रॉपर्टी की थीम ले लो। अब आपको उस थीम में जो अपना फोटोग्राफ्स और कंटेंट डालना, आप डाल लो, आपको डालना आप डाल लो, कलर चेंज कर लो, ये कर लो, तो वो लेआउट बनने की जरूरत ही नहीं। क्यों दिमाग लगा रहे हो। तो एक एक्चुअली कंसेप्ट बन गया। उस कंसेप्ट में क्या हुआ, इसमें दो ऑप्शन दिए, फ्री और पेड। उसने कहा फ्री में लिमिटेशंस दूंगा। लिमिटेशंस का मतलब आप बहुत बड़े लेवल तक काम नहीं कर पाओगे, है ना। और जैसे ही आपको लगे कि आपको पेड में जरूरत है, आपको लगे मेरा काम चल रहा है, पेड में भी मैं कोई ऐसा चार्ज ही नहीं ले रहा कि अगर किसी को अपने वेबसाइट के 50,000 में देने तो मुझे ही 50 दोगे, क्योंकि मैं तो आपके जैसे 5,000 लोगों को सेम थीम बेच रहा हूँ। मैंने तो कंसेप्ट बना के छोड़ दिया। बस मैंने साथ में एक मेहनत जरूर करी, मैंने एक टूल बना दिया। वो टूल किसके लिए बनाया, आप लोगों के लिए, जिससे आप ड्रैग ड्रॉप करो और वेबसाइट बनती रहे। यानी वेबसाइट का कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा आपके ड्रैग ड्रॉप से। आपको इमेज चाहिए, पकड़ो इमेज, उठा के लगा दो, अपलोड कर दो। अदरवाइज अगर आप कोडिंग से लिखोगे तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ING SRC, यानी इमेज का सोर्स इज इक्वल टू इमेज का पाथ बताना पड़ेगा, इमेज पिक कहां से करनी है ना। तो आपको कोड लिखना पड़ता है। ऐसे आपको हजारों कोड सीखने पड़ते हैं। वो डेवलपर्स के काम होते हैं। हमारा और आपका काम डिजिटल प्रमोशन एक्टिविटी का है, बट वी शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट हाउ टू क्रिएट स्मार्ट वेबसाइट विदाउट एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो इसके लिए हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे। यहां तक तो हो गया ये वाला कंसेप्ट। इसके आगे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे डोमेन हमने ले लिया है, सर्वर हमने ले लिया है, वेबसाइट हमने लाइव कर दी है। वेबसाइट लाइव करने के बाद ये आपकी इंटरनेट वर्ल्ड में आइडेंटिटी हो गई है। अब इस इंटरनेट वर्ल्ड में हमें कौन जानता है? भाई मैं आपको बोलूं कि आप abc.com पे आ जाओ तो ही तो आप होगे। अब वैसे इंटरनेट वर्ल्ड में अगर मैं किसी को नहीं बता रहा तो एक जयपुर में एक पर्सन बैठा है, उसको कैसे पता abc.com डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करा रही है? लेकिन वो क्या एंटर करेगा? डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, पॉइंट समझ रहे हो? वो किसके पास जाएगा? गूगल के पास। गूगल क्या है? इंटरनेट वर्ल्ड में इंक्वायरी काउंटर। मैं ऐसे लेल वाई लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, दिस इज द इंक्वायरी काउंटर। जो कि वो ये कह रहा है कि इंटरनेट वर्ल्ड में करोड़ों वेबसाइट है, अगर आप एंट्री करते हो तो आप एंट्री करने का आपको इन करोड़ों वेबसाइट के नाम थोड़ी पता है, आपको नोटपैड थोड़ी लेके घूम रहे हो। आप तो सिर्फ मुझे क्वेरी बताओ, मैं बता दूंगा विच वेबसाइट और विच ब्रांड और विच सर्विस इज बेस्ट फॉर यू। तो गूगल ने यहाँ पे अपने इंक्वायरी काउंटर खोल दिया कि सर मेरे पास आके पहले दर्शन दे दो। मैं गूगल के पास गया और मैंने बोला सर आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, या आई वांट टू स्टार्ट, या आई वांट टू परचेज पावर बैंक, मेरे को ये चीज चाहिए। अब गूगल क्या कह रहा है? गूगल ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ नंबर ऑफ लिस्ट दूंगा और सबके लिंक भी दूंगा जाने के, तो मैं आपको पाथ दूंगा, रीडायरेक्शन पाथ। यहां पे मैंने पोजीशन दे दी सबको, ना मैं आपसे पैसा ले रहा हूं ना मैं इससे पैसा ले रहा हूं। अभी फिलहाल मैं फ्री कर रहा हूं दोनों के लिए। यहां पे आपकी वेबसाइट को रैंक देने के लिए पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे मुझे गूगल को समझाना पड़ेगा। उस समझाने के तरीकों को क्या बोलते हैं हम लोग? ये पहला टॉपिक था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं सर्च इंजन को समझ रहा हूं, अभी तक मैं सर्च इंजन पे सर्च करता था, अब मैं उस सर्च में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं। अब आप पीछे चले गए, पर्दे के पीछे जाओगे। अब पर्दे के पीछे यानी गूगल का एल्गो काम कैसे कर रहा है, गूगल के रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं। तो अब आपको अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे कैच करवाना है, किसको? गूगल को बोल के। तो गूगल को आपको फोन करके नहीं बोलना, गूगल को आपको समझाना है। तो गूगल ये कहता है रेडी योर वेबसाइट फर्स्ट, अपनी वेबसाइट को स्मार्टली बनाइए, अच्छी इंफॉर्मेशन डालिए, यूनिक इंफॉर्मेशन डालिए, डोंट कॉपी। मैं सबको ट्रैक करूंगा तभी रैंक लाऊंगा। और आप मेरा एक टूल यूज करिए, उस टूल का नाम है सर्च कंसोल, वेब मास्टर। मैंने आपको एक टूल दे दिया, ये टूल क्या हेल्प करेगा? ये टूल हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस, सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज की डिटेल को मेरे डेटाबेस में रखने के लिए। तो पहले मेरे डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कराओ, क्योंकि ये जो मेरा डेटाबेस है ये मेरे सर्च इंजन से कनेक्ट है। तो जब कोई मेरे यहाँ पे कोई भी क्वेरी टाइप करता है तो मेरा डेटाबेस एक्टिव हो जाता है और मेरा डेटाबेस उस रिलेटेड क्वेरी से उठा के यहाँ पे इंफॉर्मेशन परोस देता है कस्टमर के सामने। लेकिन कस्टमर के सामने कौन सी इंफॉर्मेशन ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, ये कौन डिसाइड करता है? मेरी एल्गोरिथम। तो मैं आपकी वेबसाइट को पहले रीड करूंगा, मैं आपको समझूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पे क्या आपको ऊपर रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कब रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो किस सिटी में रखना चाहिए। ये सारा डिसाइड मेरी एल्गोरिथम करेगी। तो सबसे पहले हमारा काम है एल्गोरिथम को समझना कि गूगल के प्रोटोकॉल्स क्या क्या रीड करके हमारी वेबसाइट को रैंक लेके आते हैं। ठीक है, इसी टर्म्स को हम लोग एसईओ बोलते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल। इट टेक्स टाइम, मे बी 3 months और मे बी 6 months और मे बी 8 months। डिपेंड करता है कि जिस कीवर्ड में रैंक ला रहा हूं उस कीवर्ड पहले ही गूगल के पास हजारों लोग पहले ही बैठे, तो गूगल एकदम तो आपको रैंक नहीं देगा। और गूगल ये करेगा अगर मान लो मैं आपको एकदम रैंक दे देता हूं, बस ये ध्यान रखना कि कल को कोई नया पर्सन आएगा तो आपको भी हटा के उसको दे दूंगा। तो इसका मतलब मैं पहले आओ पहले पाओ की स्कीम पे तो काम कर ही रहा हूं, यानी ओल्ड डोमेन को पहले प्रायोरिटी दे रहा हूं। दूसरी बात, रिव्यू बेस्ड पे भी काम कर रहा हूं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बेस्ड पे, मेनली वो कस्टमर के बेस पे काम कर रहे हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। सिंपल, अगर कस्टमर इनमें घूमता हुआ किसी वेबसाइट पे चला जाता है और वहां पे सेल मार देता है, तो मुझे समझ आता है कि कस्टमर के लिए ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर गूगल आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा तो कल को आपका ट्रस्ट गूगल से खत्म हो जाएगा। तो गूगल की जिम्मेदारी है आपको राइट इंफॉर्मेशन टॉप पे रखना। तो उस टॉप पे रखने के लिए उसने एल्गोरिथम में हजारों रूल्स डाले होंगे और आपकी वेबसाइट को वहां से बाईपास करवाएगा। अगर आपकी वेबसाइट वहां से बाईपास हो गई और सही तरीके से हो गई, तो धीरे धीरे करके वो आपको रैंक करेगा। डे 1 से आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो ऐसा तो होगा नहीं आपकी 5 लाख की सेल हो जाएगी। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन किस चीज पे चल रही है?
धीरे धीरे करके आप मार्केट में ट्रस्ट बनाओगे, एक रेफरल लोगे, दूसरे को बताएगा, दूसरा लेगा, तीसरे को बताएगा, और धीरे धीरे करके आप क्वालिटी मेंटेन करोगे, सब कुछ करते करते आपको एक नाम बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन गूगल ने वही डाली है, इसलिए इसका नाम ही ऑप्टिमाइजेशन रखा है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक खेती करोगे तब भी आज फसल के लिए तैयार करोगे तो अगले साल फसल ही होगी। फसल को 3 महीने में नहीं कर सकते या 15 दिन में नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, गूगल ने ये कहा कि चलो ठीक है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, एंड ऑफ द डे मुझे भी करना है ना, तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ कि आपको इस कीवर्ड पे बिजनेस चाहिए, दिस इज योर कीवर्ड, यानी इस कीवर्ड को सर्च करने वाले कस्टमर आपके क्लाइंट हो सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप, मैं वो चीज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब तो आप और मेरे को जोड़ना चाहिए। तो मैंने गूगल को बताया सर इस कीवर्ड में क्या मैं ऊपर आ सकता हूं जल्दी, तो उसने कहा बिल्कुल आ सकते हैं डे 1। तो मैंने कहा कैसे, तो उसने कहा सर ये जो यहाँ पे है पेड कस्टमर के लिए है मेरे 4 पोजीशन हमेशा पेड कस्टमर के लिए, मैंने भी तो कमाना है, मैंने इतना बड़ा सर्च इंजन खोला ही क्यों। एसईओ जरूरी है, ये मैं इसलिए आ रहा हूं ताकि मेरे में भीड़ लगी रहे, और भीड़ आएगी तभी तो क्लिक आएंगे, क्लिक आएगा तभी तो बिजनेस आएगा, सिंपल सी गेम है। तो उसने कहा 3 नीचे ऐड, पेड ऐड, प्रमोशन ऐड, और ऊपर 3 4 ऐड। ये ऐड तो मैं सर्च इंजन पे दिखाऊंगा अपने कस्टमर की। तो आप बताइए कि abc.com को मैं यहाँ रखूं जब कोई ये सर्च करे, तो इसके लिए आपको हमारा एक टूल सीखना पड़ेगा, और वो टूल है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। आप मार्केटिंग कर लो अपने प्रोडक्ट की, पेड, पैसा पे करो। तो मैंने कहा सर वो पैसा कैसे पे करना है, उसने कहा डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है, विन विन सिचुएशन में हम लोग खेलेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग की तरह नहीं होगा। यहाँ पे हमने कंसेप्ट ही बता दिया। आप पहले मेरा सॉफ्टवेयर सीखो, उस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल एड्स। सन 2000 में लॉन्च हुआ था गूगल का। 1998 में गूगल लॉन्च होने के 2 साल बाद गूगल एडवर्ड लॉन्च हुआ। गूगल एडवर्ड ने एक ऑप्शन दिया कस्टमर को, रजिस्टर, अपने आप को रजिस्टर करो, एक वॉलेट बनाओ, उस वॉलेट में पैसा डालो, और उसके बाद आप एड चलानी शुरू करो, आपके वॉलेट से पैसा डिडक्ट होता रहेगा। ठीक है। ये जो पैसा होगा वो पीपीसी बेस पे डिडक्ट होगा, दैट इज पे पर क्लिक मॉडल पे। तो उसने बोला कि आपकी जो एड है उस पे पैसा डिडक्ट नहीं होगा व्हेन समबडी क्लिक ऑन योर एड एंड गो टू योर वेबसाइट। तो आपको एक कस्टमर मिल गया, मैं बैकएंड से आपके वॉलेट से एक चार्ज निकालूंगा, वो चार्ज कितना होगा वो किसी को नहीं पता। मतलब वो चार्ज कौन डिसाइड करता है, वो गूगल का एआई डिसाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। जिस टाइम पे आपका क्लिक आया था उस टाइम पे उस कीवर्ड पे ऐड चलाने वाले कितने लोग थे आपकी लोकेशन में, तो हो सकता है वो 3 रुपए, हो सकता है वो 30 रुपए, हो सकता है वो 15 रुपए। इसका आइडिया लेने के लिए मैंने बोला सर आप तो मेरी सारी पॉकेट खाली कर दोगे। उसने कहा गूगल एडवर्ड सॉफ्टवेयर बहुत स्मार्ट वाला है, टेंशन ना लो, आपको पूरा ध्यान में रख के बताया, आप अपनी लिमिटेशन भी लगा सकते हो कि आपको पर डे वॉलेट से 500 जो करेंगे किसी भी कीवर्ड, तो मैं एक दिन में आपकी 500 की एड चलाऊंगा, लिमिटेशन होगी। मैंने कहा सर क्या मुझे आइडिया लग सकता है कि जो जिस कीवर्ड में मैं ऐड चलाने वाला हूं उसका एक टेंटेटिव पर क्लिक रेट क्या चल रहा है कस्टमर को बुलाने का। उसने कहा टूल सीखिए ना, कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च होगी कीवर्ड प्लानर में, टूल है कीवर्ड प्लानर, मार्केट एनालाइज करने का सबसे स्मार्ट टूल। इफ यू वांट टू स्टार्ट डिजिटल प्रमोशन एक्टिविटी, फर्स्ट यू हैव टू मेक रिसर्च। तो मेक रिसर्च के लिए मैंने कीवर्ड प्लानर बना दिया। उस कीवर्ड प्लानर में टेंटेटिव आइडिया है कि जो कीवर्ड पे आप ऐड चलाने वाले हो उस कीवर्ड पे सर्च करने वाले कितने लोग हैं, डिमांड, और कंपटीशन कितना है चलाने वाले, प्लस उसका एक सीपीसी रेट क्या चल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम बताएगा, 10 से लेकर 20 के बीच में कटेगा। आपको मार्केट आइडिया लग गया। मार्केट में एंट्री करने से पहले पूरी मार्केट की कैलकुलेशन बता दी। तो कीवर्ड प्लानर टूल हम सीखेंगे, गूगल एड टूल सीखेंगे। तो गूगल एड टूल में एक टर्म्स नहीं है, बहुत सारे कि पब्लिक को क्या दिखाना है, पब्लिक को कहां लेके जाना है। पब्लिक जब फॉर्म फिल करती है तो गूगल आपको इंडिकेट करेगा किस कीवर्ड पे कंपटीशन चल रहा है, किस कीवर्ड पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, कितना बजट लेके चलना चाहिए। ऐसे मल्टीपल रूल्स है इसमें काम करने के। हो सकता है कि आपको 300 प्रोडक्ट की एड चलानी हो, तो 300 प्रोडक्ट के लिए 300 कीवर्ड नहीं 3000 कीवर्ड भी कम पड़ेंगे,
क्योंकि मैं जब कीवर्ड रिसर्च करूंगा तो मैं सिर्फ इस कीवर्ड पे ऐड नहीं चलाऊंगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज माय कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इज माय कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नियर मी, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू प्रमोट माय ब्रांड। There is a lot of permutation combination rule and there is a lot of synonyms you have to research first. And सबके टीपीसी रेट अलग, सबकी डिमांड अलग, सबकी सप्लाई अलग, पूरी साइंस है, बहुत साइंस समझेंगे। इट्स नॉट टफ, इंटरेस्टिंग है बट पूरा डीप है। तो ये कंसेप्ट था आपका। तो पेड एड और फ्री एड दोनों तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। सेम कैलकुलेशन हमारी सोशल मीडिया में भी। जब मैं फेसबुक के पास जाता हूं तो फेसबुक मुझे कहता है कि आप मेरे यहाँ पे क्या करिए, एक पेज बना लीजिए। मैं आपको एक कंपनी का पेज बनाने को ऑफर दे रहा हूँ। देयर इज अ टू टाइप, वन इज प्रोफाइल एंड वन इज पेज। प्रोफाइल्स मैंने क्यों बनवाई? प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। आप एक सिंगल पर्सन हो, आप प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने एक कंसेप्ट बनाया क्यों पूरा फेसबुक, ताकि मेरे यहाँ पे ब्रांड प्रमोट हो, तभी तो पैसा आएगा। तो ब्रांड के लिए पेज बनेगा और इस ब्रांड के पेज को दिखाऊंगा कहां? प्रोफाइल्स में। एंड ऑफ द डे प्रोफाइल के बीच में कहीं भी दिखा दूंगा। तो अब दो काम है, या तो अपना पेज बना के ऑर्गेनिकली प्रमोट कर लो, फ्री सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या तो आप ये बना के प्रमोट कर लो फ्री। उसके इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप लोगों से लाइक्स करवाओगे, फिर अपने पोस्ट को कुछ अपडेट करोगे, वो आपके लाइकर्स के पास जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन नोटिफिकेशन होने के लिए पहले लाइक का कंसेप्ट बनाया गया कि पहले लाइक करवाइए। तो आप अपने पोस्ट पे कुछ भी अपडेट करोगे पेज पे, तो वो आपके लाइकर्स के पास जाएगा। लेकिन लाइकर्स लाइक करेगा कौन आपके पेज पे? जिसको आप रिक्वेस्ट भेजोगे। सर्च में तो आपका नाम फिर वही ऑर्गेनिकली, टाइम लगेगा, साल लग जाएंगे आपको। आपने बोला कि सर कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी बात एक साथ ले लो, फेंक दो आप? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है जी, मेरा एड मैनेजर पैनल है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्टिव हो जाइए। इसके अंदर फिर वही सेम वॉलेट रिचार्ज कराइए और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा पोस्ट बनाना है। उस पोस्ट से वो पोस्ट पहुंचाना कितने लोगों तक है और किन किन लोगों तक पहुंचाना है, किस बिहेवियर के लोगों तक पहुंचाना है। तो जब प्रोफाइल बनाते टाइम मैंने फिल्टर लगाए थे एज ग्रुप के या जिसके भी, उन फिल्टर्स के मैं ऐड दिखाऊंगा, यानी आपकी बात भी रेलिवेंट लोगों तक जाएगी ताकि आपका पैसा बर्बाद हो। तो उससे आपको रिस्पॉन्स रेट आएगा। मैं आपके मोबाइल तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं बिना आपको जाने, क्योंकि सोशल मीडिया आपको जानता है, फेसबुक। तो फेसबुक का काम ही यही है कि मैंने उससे प्रोफाइल बनवाई क्यों, फ्री प्रोफाइल बना के दे रहा हूँ, उसको चैट का ऑप्शन दे रहा हूँ, दोस्तों से इंटरेक्शन का ऑप्शन दे रहा हूँ, सारी टेक्नोलॉजी आपको फ्री दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं अपने ब्रांड को आप तक पहुंचाऊं। तो आप डेली नीड्स में से सब कुछ खरीदते हो। तो मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को बोला भाई उसको ऐड दिखा, डिजिटल मार्केटिंग वाले को बोला भाई ऐड दिखा, बाइक वाले को बोला, एलईडी वाले को बोला, मोबाइल वाले को बोला। तो आपकी सारी नीड है, आप बिना नीड के तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो एक की जरूरत और एक की नीड, एक की जरूरत और एक की डिमांड, सप्लाई, दोनों गेम। तो फेसबुक ने गेम पूरा करा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो लोगों का मिथ है कि बूस्ट करने से बिजनेस आता है, वहां पे बूस्ट का ऑप्शन दे रखा होता है ना। वो बूस्ट का ऑप्शन लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि इसको क्लिक कर दो तो वो 100 रुपए मांगता है, 200 रुपए मांगता है। वो ये कह रहा है कि मेरे पास दो तरीके के लोग हैं, या तो प्रोफेशनल समझ लो टूल को, अगर आपको नहीं समझना तो आप बूस्ट को ऑप्शन दबा दो, मैं आपकी बात ले जाऊंगा लोगों तक। लेकिन इसमें फिल्टर बहुत सारे हैं भाई। देखो आपने रेस्टोरेंट खोल लिया बिना नॉलेज के, मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट खोल लिया मात्र 5 लाख में, आपने खोल लिया, आपने 5 लाख दे दिए, मैंने सारा सेटअप करके दे दिया आपको। तो देयर इज गारंटी कि वो चलेगा? नहीं। मैंने कहा मैं तो अपने आप से रिसर्च करूंगा। पहले मैंने मार्केट में गया, मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा किस एज ग्रुप के लोग, पंजाबी रेस्टोरेंट के लोग इस मार्केट के आसपास का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी का है ना। मार्केट में ऑलरेडी पहले क्या टेस्ट चल रहे हैं, क्या प्राइस चल रहे हैं, कितना ट्रैफिक आता है, कितना वॉल्यूम है इस मार्केट में, सारी गेम समझनी है मेरे को। फिर मेरे को कुक कहां से मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अगर मैं ये सारी चीजें समझ के खोलूंगा तो मेरा सक्सेस रेट अलग होगा। तो देयर इज अ टू टाइप, एक तो बूस्ट का बटन दबा लो बिना नॉलेज के, और एक पूरे एड मैनेजर टूल को पूरा डीप समझ लो। वो डीप समझने के लिए आपको पूरी पहले सारी बिहेवियरल मार्केट देखनी पड़ेगी कि मेरे पास इस रीच को पहुंचने वाले कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग किस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये सारी चीजें पहले आपको पढ़नी पड़ती है।
अगर उसके बाद आप अपना 200 रुपए बजट लगाओगे तो आपका 80-90% लोगों तक सही जाएगा और आपका रिस्पॉन्स रेट अपने आप आ जाएगा अगर सही लोगों तक गई। आप टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दो तरीके के लोग हैं, एक मेरे पास वो पर्सन है जो 300 रुपीज पर डे लेता है टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के, एक 1000 रुपए पर डे लेगा, दोनों में फर्क क्या होगा? टेम्पलेट तो करेंगे। लेकिन उसको पता है कि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और उसको मार्केट का 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि ये टेम्पलेट डिजिटल मार्केटिंग में उन्हीं लोगों को दूंगा जो एक्चुअली एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के बाहर दूंगा या सेक्टर 18 के बाहर दूंगा या कॉलेज के बाहर दूंगा, जहां से रिस्पॉन्स रेट सबसे ज्यादा आएगा। तो वो पैम्पलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, 500 पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन रेट है 1.5 लाख लोगों में, उन लोगों को देगा जो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तभी तो आपका 500 से कॉल फ्लो आएगा। अगर मैं सबको ऐसे ही पकड़ाता रहा तो वो उठा उठा के फेंक देते। बट मैंने किनको पकड़ाया? मैंने उनको पकड़ाया जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो मुझे पता है कि कर सकते हैं। ठीक है, वहां से एक पर्सन निकला जिसके हाथ में मान लीजिए बैग है या कुछ भी है, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ कि आइडिया लग जाता है कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन से लोग हैं, आपके प्रोडक्ट में संभव इंटरेस्ट दिखाने वाले कौन से लोग, है ना। ये पैम्पलेट की कैलकुलेशन, वही हमारे इंप्रेशन गूगल छोड़ता 1000 हो जाएगा, वो हर इंप्रेशन का चार्ज लेता है। सही लोगों तक चला गया तो हो गया काम, गलत लोगों तक चला गया तो आपका पैसा बर्बाद। जैसे लोग गलत एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं बेकार है मार्केटिंग। मार्केटिंग बेकार नहीं है, एक्चुअली हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी रिसर्च बेकार थी, हमारी स्टडी बेकार थी। हमने या तो उस प्रोडक्ट को समझा नहीं या हमें बेचना नहीं। यही ऑफलाइन मार्केटिंग में भी चलता था। एक पर्सन बिजनेस खोलता था और वो करोड़ों की इनकम कर लेता था, सक्सेस हो जाता था। सेम पर्सन खोलता था और वो एक एक कस्टमर के लिए तरस रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको या तो कस्टमर नीड समझिए, या उसको कस्टमर बिहेवियर समझिए, या उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन समझिए, या उसको मार्केट ही नहीं समझ रही। तो सेम हमारे ऑनलाइन में भी यही कैलकुलेशन। तो ये हमारे सारे मीडियम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं बात पहुंचाने के। ठीक है, यही सारे टूल हम इसमें समझते हैं। इसके बाद भी हमारे पास और भी टूल्स आते हैं, जैसे एनालिटिक्स हमारा एक टूल होता है जिसमें हम एनालाइज करते हैं। वेबमास्टर हमारा एक टूल होता है। कीवर्ड प्लानर हमारा एक टूल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो पूरी एक स्ट्रेटजी है जो हम सीखते हैं, फॉलो करते हैं। वेबसाइट कैसे बनती है, पेड एड कैसे चलती है गूगल एड्स में। गूगल एड्स के थ्रू आप खाली सर्च इंजन पे ही एड नहीं चला सकते, आप इसके थ्रू एप्लीकेशन में भी एड चला सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे। इसके थ्रू आप यूट्यूब पे भी ऐड चला सकते हो कि ये गूगल का ही चैनल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है गूगल का। इसके अलावा आप हजारों लाखों वेबसाइट पे भी डिस्प्ले ऐड चला सकते हो इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड वीडियो, इन्फोग्राफिक। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हो, वहां पे ऐड चल रही होती है, आपका भी नोटिस करना है, उसमें कर्सर ले जाना, वो लिखा होता है ऐड बाय गूगल। एग्जैक्टली exactly. उसको डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि सर्च ऐड है, लेकिन ये जो गूगल ऐड टूल है ना, टूल एक ही है, इसमें नेटवर्क बहुत सारे हैं। यानी सर्च पे चलानी है, डिस्प्ले पे चलानी है, वीडियो पे चलानी है, एप्लीकेशंस पे चलानी है, शॉपिंग के लिए ऐड चलानी है, क्या चलाना है हमने। ऑलरेडी जो आपके पास कस्टमर आ चुके हैं उनको रीमार्केट कर दिया, नए कस्टमर ढूंढ के लाने हैं आपके लिए, कौन से बिहेवियर के कस्टमर ढूंढ के लाने हैं, जो आपकी वेबसाइट पे एक बार आ चुके हैं क्या उनको ट्रैक करना है, तो गूगल कुकीज भी ट्रैक करता है आपकी। एक एक चीज का पूरा कैलकुलेशन है उसके पास। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाए या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे चले जाए, आपको वही ऐड दिखाई देनी शुरू होती है। उसने कैसे रीड करा कि भाई आओ इस प्रोडक्ट को समझ के आए हो, पसंद करके आए हो, देख के आए हो। वो आपका पीछा कर, कैसे पीछा कर, आपके मोबाइल पे जीपीएस गूगल का है, जीमेल गूगल का है, क्रोम गूगल का है, तो उसने इतने सारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तक गूगल का। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैकेबल रिकॉर्ड के लिए आपको सारे फंक्शनलिटी और सॉफ्टवेयर फ्री दिए गए हैं, जिससे कि आपका हर चीज का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाए कि आप क्या पसंद करते हो, क्या उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सर्च करते हो। ये वाला सारा डेटा उठा के वो मार्केट में देता है। आज की डेट में मुझे पता लग जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने वाला कौन सा पर्सन है, चाहे वो मेरी वेबसाइट पे आए या ना आए। अगर वो मेरी वेबसाइट पे आ गए तो कहीं ना कहीं उसने एचटीएमएल ब्रांड के बारे में समझ लिया, और अगर वो कहीं भी जाता है तो मैं उसको एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ। यानी मैं पर्टिकुलर उस कस्टमर को ट्रैक कर रहा हूँ जो कस्टमर समहाउ मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड तो था बट कंफ्यूज जरूर था। तो मैं उसकी कंफ्यूजन दूर करूंगा बार बार उसको ब्रांड बना के, क्योंकि देखिए सेल हमेशा ट्रस्ट से आती है ना। और ट्रस्ट तभी आता है जब आप मार्केट में बार बार उसको हर जगह देखते हो, वो अपने आप ट्रस्ट पैदा कर देता है। तो ये कंसेप्ट तो गूगल ने भी समझा, तभी तो रीमार्केटिंग कंसेप्ट आया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ईमेल मार्केटिंग भी होती है, जिससे हम ईमेल शूट करते हैं अपने कस्टमर्स पे। ऐसे ही हमारे पास मोबाइल मार्केटिंग भी होती है, जो हमने कल आई थिंक देखा था थोड़ा बहुत। ऐसे ही हमारे पास यूट्यूब मार्केटिंग भी है। यूट्यूब पे आपकी वीडियो कैसे वायरल होती है, वीडियो का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है और पेड भी होता है, दोनों तरीके से वीडियो होती है। एसईओ जब आप समझोगे तो उसके बाद वीडियो समझना आसान हो जाएगा कि वीडियो की मार्केटिंग कैसे होती है, कंटेंट क्या डालना चाहिए, कंटेंट का थंबनेल क्या होना चाहिए, कंटेंट का ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। टाइटल्स क्या रखे जाते हैं, मेटास क्या रखे जाते हैं, ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन। एक ब्रांड को कैसे
ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाया जाए। अगर कोई ब्रांड ऑनलाइन है और वो सही कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा तो सही गाइडेंस और कंसल्टेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे कस्टमर भी आएंगे जिनके पास कोई प्लान ही नहीं है, ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनके पास कोई वेबसाइट ही नहीं है, ऐसे कस्टमर भी आते हैं जिनके पास सिर्फ यूट्यूब चैनल है, ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनको ऑनलाइन काम कर चुके हैं बट सही उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आपने समझना है कि कमी कहाँ रहेगी, फाइनेंशियल में कमी है या स्ट्रेटजी में कमी है या लीड जनरेशन में कमी है या कस्टमर को समझ ही नहीं पाई पुरानी कंपनी, है ना। क्योंकि देखिए जब तक मैं आपके प्रोडक्ट को अपना नहीं बनाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, सिंपल सी बात ये सच है। मैं सिर्फ और पैसे लेने के लिए 10,000 रुपए ले लूं और मैंने कर दिया हाँ हो जाएगा जी, मैंने यूट्यूब का बटन दबा दिया हो गया काम। बट यूट्यूब पे ऐड कहाँ जा रही है, करोड़ों की पब्लिक है, कहां से दिखेगी, उसको कुछ नहीं समझ आएगा, उसकी अवेयरनेस होगी, उस पर लीड जनरेट नहीं होगी। अवेयरनेस करना आसान है, अवेयरनेस से रिस्पॉन्स रेट लाना मुश्किल है और उस रिस्पॉन्स को सेल्स में कन्वर्ट करना और बड़ा चलेगा। तो आपको हर स्टेप पे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी को प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसको नहीं बोलते कि मैंने आपको टूल सिखा दी और कर लो जी। मेरे को आपको सेल तक सिखानी है कि सेल कैसे आती है। कंपनी आपको 10,000 के 50,000 और 1 लाख तब देगी जब आप सेल्स में कैसे करो। तो सेल्स करने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक कैसे रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या है, कॉम्पिटिटर कितने साल से बैठे हैं मार्केट में, वो किस प्राइस पे, किस नेगोशिएशंस पे, किस क्वालिटी में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है मार्केटिंग में आने की, और वो कौन कौन से मीडियम पे एक्टिव है, कितना बजट लगा के चल रहे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, ये कौन एनालाइज करेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का काम ये भी है। तभी तो आपको 10,000 की जगह 1 लाख में देगी कंपनी, भी तो क्यों देगी। आप बटन दबाते रहोगे तो 10,000 ही देगी। आप पूरी कैलकुलेशन समझ लोगे तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, क्योंकि आप कंपनी के पेन पॉइंट समझ रहे हो, मिसिंग पॉइंट समझ रहे हो जो कोई नहीं समझ रहा। कंपनी को सजेशन मैट्रिक्स भी देना होता है कि सजेशन कि आपको प्रोडक्ट के प्राइस क्या रखने चाहिए, है ना, ये भी आपका काम हो सकता है, जरूरी है। भाई आपका वर्ड, आपके वर्ड में मार्केटिंग भी आ रहा है तो मार्केटिंग में भी तो आपको एक्सपर्ट होना, मार्केटिंग करने नहीं जाना। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग आपके घर बैठ के हो रही है और रिसर्च भी घर बैठ के हो रही है, क्योंकि आपको सिर्फ टूल्स की एक लैपटॉप होना चाहिए और ये होना चाहिए और आपकी एक्सपर्टीज और आपका सिर्फ मुझे लगता है दिमाग खुला रखना होता है, तभी आपको पैसा मिलता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ये तो क्लियर हो गया पूरा चार्ट आपको। भाई यही चीज हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। हाँ जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा चैनल है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया का चैनल है, पता आपको। जहां पे आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाए वो ज्यादातर सोशल मीडिया में कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट सुना आपने, कोरा सुना है, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यही मेन चैनल है जो हम सोशल मीडिया में कवर करते हैं। बट हर चैनल की स्ट्रेटजी सेम होती है, ठीक है, पैनल सबके सेम है। सबके अंदर एक ऑप्शन जरूर है, फॉलो, कनेक्शन, लाइक्स, है ना, और लिंक। बट सबने नाम बदल दिए। यूट्यूब कहता है सब्सक्राइब करो, कोई नया पोस्ट आएगा तो सब पे चला जाएगा। फेसबुक कहता है लाइक करो, कोई नया पोस्ट अपडेट करोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा। लिंक्डइन कहता है कनेक्शन बनाओ, ट्विटर कहता है फॉलो करो। कंसेप्ट तो सेम है, नाम बदल दिए बस। तो ये सोशल मीडिया में सारा कवर होता है आपका, ठीक है। पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो सबसे पहले हमें आपको डोमेन और सर्वर की डिटेल देगी, ठीक है। उसके बाद हमें आगे लेके चलना है। ये एक्चुअली लोग गलत करते हैं कि आपको सीधा एसईओ करा देते हैं, बहुत गलत। वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सर्वर की नॉलेज, आपको इंटरनेट का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। रीजन बताता हूँ आपको। कल को आपकी एल्गो में, मैं छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, आप अपने आप कनेक्ट कर लेना। एसईओ का एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है जो रैंकिंग नहीं आती, वो होती है सर्वर की स्पीड, वेबसाइट की स्पीड। गूगल के एल्गो में लिखा हुआ है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड की वजह से आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वेबसाइट की स्पीड दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक तो आपने सही स्पेस नहीं लिया है, गलत स्पेस यूज कर लिया सर्वर का। दूसरी बात, आपने उस स्पेस पे बहुत हैवी फाइल्स डाली है। तो अगर पहला ऑप्शन नहीं हो, दूसरा हुआ, तो आप किसको जिम्मेदार मानोगे। आप कंपनी को ये भी तो कंसल्टेंसी दे सकते हो कि सर आपकी सर्वर की दिक्कत है, चेंज नहीं करना आपने, बट आपको ज्ञान तो होना चाहिए। भाई आप ये बोल रहे हो कि आप आर्किटेक्ट बनने वाले हो और आपको सीमेंट के बारे में नहीं पता। आपको डिजाइन बनाने के साथ में ये भी तो देखना है कि अगर उसने बोला कि मुझे यहां से लेके वहां तक 50 फुट में पिलर नहीं चाहिए, तो आपको ये भी तो पता होनी चाहिए कितने इंची की दीवार डालनी है। आपने दीवार डालनी थोड़ी है, कंसल्टेंसी कौन देगा। आर्किटेक्ट का मतलब क्या हो गया, सिर्फ डिजाइन कंसल्टेंसी थोड़ी होता है, मजबूती भी उसको देनी है। तो उसको लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी चीजें पता होनी चाहिए कि बीम कितनी डलेगी, सरिये कितने डलेंगे, वो सारी कैलकुलेशन भी वो आपको बता के जाएगा। तभी तो वो एक अच्छा आर्किटेक्ट कहलाएगा।